हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर में यूनर की ब्लड लाइन क्यों सबसे ज़्यादा स्पेशल है, बीटीटीएच की रेटिंग इतनी ज़्यादा क्यों गिरी हुई है, स्टूडियो वाले मेड्यूसा और चाओ चाओ को क्यों डिलीट करना चाहते हैं और बीटीटीएच की ऑथर तियान केंतु दाओ का इस पे क्या रिएक्शन है। साथ ही मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि एक दाउडी की पावर लेवल क्या है, क्या एक दाउडी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनर की ब्लड लाइन के बारे में। देखिए बीटीटीएच में एक कल्टीवेटर के लिए उसकी ब्लड लाइन पावर काफी ज्यादा मैटर करती है और गूक लाइन में इसकी रैंकिंग 1 से 10 लेवल में की गई है, जहां पर अगर एक कल्टीवेटर लेवल 8 की ब्लड लाइन को अवेकन करता है तो इसका मतलब यह है कि वो फ्यूचर में 1000 लेवल का एक्सपर्ट बन सकता है। वहीं अगर किसी कल्टीवेटर की ब्लड लाइन लेवल 9 की होती है तो वो फ्यूचर में 1000 लेवल का कल्टीवेटर बन सकता है, जो कि सेंट्रल प्लेन के पीक लेवल के एग्जिस्टेंस होते हैं। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं लेवल 10 ब्लड लाइन की, तो लेवल 10 ब्लड लाइन को डिवाइन ब्लड लाइन कहा जाता है, क्योंकि जिस कल्टीवेटर के पास में इस लेवल की ब्लड लाइन होती है उसके पास में इस बात की ज्यादा चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में वो एक डाउडी लेवल का कल्टीवेटर बन सकता है। इसलिए यूनर की ब्लड लाइन को काफी ज्यादा यूनिक बताया गया है, क्योंकि यूनर के पास में डिवाइन ब्लड लाइन यानी लेवल 10 की ब्लड लाइन है, जो कि गूक लाइन में हजारों सालों के बाद अपीयर हुई है। और इस लेवल की ब्लड लाइन अवेकन करना रेयर से भी रेयरेस्ट केस है। इवन अदर एंशिएंट क्लैन में भी किसी भी यंगर जनरेशन के टैलेंट ने लेवल 10 की ब्लड लाइन नहीं अवेकन की है। इस बात से आप लोग यूनर के टैलेंट को भी देख सकते हो। बात करते हैं कि बीटीटीएच की रेटिंग इतनी क्यों गिरी हुई है। तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्टूडियो वाले मेड्यूसा और स्याओ स्याओ के कैरेक्टर को एपिसोड्स में से डिलीट कर रहे हैं। इवन के लास्ट क्रेडिट लिस्ट में से भी मेड्यूसा और स्याओ स्याओ के वॉइस आर्टिस्ट को रिमूव कर दिया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हो। एपिसोड 144 में मेड्यूसा और स्याओ स्याओ दोनों के ही वॉइस आर्टिस्ट को दिखाया गया है, लेकिन एपिसोड 146 में से इन दोनों के ही नेम को हटा दिया गया है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनके रोल ना होने से उनके वॉइस आर्टिस्ट के नेम को हटाया गया है, तो भाई एपिसोड 144 में उनके नेम को क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि एपिसोड 144 में भी मेड्यूसा और स्याओ स्याओ के कैरेक्टर का कोई भी रोल नहीं है। बात करें कि इस पे ऑथर तियान केंतु दाओ का क्या रिएक्शन है, तो तियान केंतु दाओ भी स्टूडियो की इस वर्क से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है और उन्होंने ये कहा है कि स्टूडियो वाले नोवेल में प्रेजेंट हरम सिंस को नहीं दिखाना चाहते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि बहुत से चाइनीज नोवेल में हरम सिंस मेंशन है। इवन की परफेक्ट वर्ल्ड में भी आप लोग देख लो, सीहा ऑलरेडी युवालिंगर से शादी कर चुका है और फ्यूचर में अभी वो किन्नी से भी करेगा। बेसिकली स्टूडियो वालों की हरकत से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेड्यूसा को मेन हीरोइन की प्लॉटिंग से हटाना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली बीटीटीएच की स्टोरी पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। इवन की स्टूडियो की अब तक की जो अपडेट है उसमें भी मैंने चेक किया, जिसमें मेड्यूसा और स्याओ स्याओ के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। स्टूडियो वाले जो सीन कट कर रहे हैं वो तो अलग ही बात है, लेकिन ये बीटीटीएच के एनिमेशन को भी काफी ज्यादा बिगाड़ रहे हैं, जो कि आप लोगों ने बीटीटीएच के लेटेस्ट एपिसोड में देख ही लिया होगा। स्टूडियो वालों ने गु युआन को ना एक हलवे जैसे दिखाया है, जो कि दोगी कंटिनेंट के पीक लेवल का एग्जिस्टेंस है, और इस लेवल के कैरेक्टर को उन्होंने एक नॉर्मल कैरेक्टर के जैसे दिखा दिया है। मतलब कोई भी स्पेशल एंट्री नहीं, कोई डोमिनेशन नहीं। इन सबसे अच्छा तो सेकंड एंड थर्ड ईयर की डाउंगा को एनिमेट करने वाली स्टूडियो है, जो कि एक पावरफुल कैरेक्टर की एंट्री और डोमिनेशन को अच्छे से दिखाती हैं। लेकिन ये स्टूडियो तो सब कुछ बिगाड़ रहा है, एक मास्टरपीस स्टोरी को बिल्कुल ही ट्रैश बना दिया है। 3 ईयर एग्रीमेंट में जो एनिमेशन दिखाई गई थी, इस समय की एनिमेशन उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अगर स्टूडियो वाले कैरेक्टर्स की कल्टीवेशन और पावर्स को 3 ईयर एग्रीमेंट की पावर लेवल के हिसाब से अपग्रेड करते हैं, तो इस समय 1000 लेवल कल्टीवेटर की पावर लेवल क्या होती आप लोग अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। बाय द वे स्टूडियो वालों ने स्याओ क्लैन के एंसेस्टर स्याओ सुआन का 3D मॉडल भी रिलीज कर दिया है, जिसको कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। और इस कैरेक्टर की मॉडलिंग देखने के बाद भाई कुछ उम्मीद है कि स्याओ सुआन की डोमिनेशन पे ये कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे नोवेल का सबसे डोमिनेटिंग कैरेक्टर स्याओ सुआन ही है। और अगर इसकी एंट्री और डोमिनेशन को इन सब ने खराब कर दिया तो भाई समझ लो कि बीटीटीएच से कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। वैसे तो इन सब का काम देख करके अभी से ही कोई उम्मीद नहीं है। बात कर लेते हैं कि क्या एक दाउडी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू नोवेल बैटल ऑफ 2 दाउडी पार्ट 1 में हमें ये बात साफ साफ बताई गई है कि दाउडी लेवल का कल्टीवेटर वर्ल्ड को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ल्ड टर्म यूज किया गया है ये किसको रिफर करता है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन बैटल ऑफ 2 दाउडी के पार्ट 2 में ये बात क्लियरली मेंशन है कि एक दाउडी लेवल का कल्टीवेटर एक यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पिछले चैप्टर पे जो वर्ल्ड टर्म मेंशन किया गया है ना, वो रिफर कर रहा है यूनिवर्स को। मैं आप लोगों को पहले से ही कहता चला आया हूँ कि एक स्टोरी की पावर डिपेंड करती है उसकी कल्टीवेशन सिस्टम पे, जो बात आप लोगों को यहाँ से प्रूव होती भी दिख जाएगी। बीटीटीएच की कल्टीवेशन पावर लेवल काफी हाई है और ये बात मैं पहले से ही कहता चला आया हूँ। जिन लोगों को अभी भी मेरी बातों पे बिलीव नहीं है वो खुद जाएं और बैटल ऑफ 2 दाउडी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ लें। ये बात वहाँ पे अच्छे से मेंशन की गई है। बाय द वे गाइस मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी, जिससे मैं ये पता करना चाहता था कि क्या आप छोटी वीडियो भी एक्सपोर्ट करने पे करप्ट हो जाएंगी। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट को पढ़ा होगा उन लोगों को पता होगा कि मैंने सोल लाइन 5 थैंक्स एंड की ब्लड लाइन पावर पर एक लॉन्ग वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने थैंक्स एंड की ब्लड लाइन पावर्स को बहुत ही अच्छे से
एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से उस वीडियो की वॉइस ओवर अप्रोक्सीमेटली 16 मिनट की पहुंच चुकी थी। लेकिन जब भी मैं इस वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट करके इसको एक्सपोर्ट कर रहा था, वो फाइल बार बार करप्ट हो जा रही थी। उस वीडियो पे मैं टोटली 4 दिन तक वर्क किया था, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। इवन की लास्ट डे मैंने उस वीडियो को 8 बार एडिट किया था, लेकिन हर बार वो फाइल बेकार हो जा रही थी, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर के मैंने उस वीडियो को ही डिलीट कर दिया। तो यही चेक करने के लिए कि क्या छोटी वीडियोस भी अब करप्ट हो रही हैं कि नहीं, मैंने BTTH पर ये वीडियो बनाया है। और इस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये समझ में आया है कि अगर कोई वॉइस ओवर 7 से 8 मिनट का है तो उसकी फाइल करप्ट नहीं होगी। एक्चुअली में फाइल्स करप्ट होने के पीछे का मेन रीजन है मेरे मोबाइल का प्रोसेसर, जो कि 15 से 16 मिनट की वीडियो की एडिटिंग लोड नहीं उठा सकता है। हालांकि मैं मनी कलेक्ट कर रहा हूँ एक नई बढ़िया मोबाइल लेने के लिए, लेकिन इसमें अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।